नमस्कार विद्यार्थियों। हम अध्ययन कर रहे थे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECGC। उसके अंदर कंटिन्यूएशन में आज हम अध्ययन करेंगे कि ECGC के अंदर कौन सी रिस्क कवर की जाती हैं और कौन सी रिस्क नहीं कवर की जाती हैं। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया है कि कौन कौन सी रिस्क ये कवर करता है। उसमें मुख्य हैं पॉलिटिकल रिस्क, कमर्शियल रिस्क एंड LC ओपनिंग रिस्क। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। शॉर्ट के अंदर आपको पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपको बता दिया गया था। पहले हम लेते हैं पॉलिटिकल रिस्क। क्या होती हैं पॉलिटिकल रिस्क? जैसे इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन हो गए, आपके बाधाएं लगा दी गई हैं, वार या रिवोल्यूशन, कोई क्रांति हो गई या कोई युद्ध हो रहा है, एडिशनल फ्राइट ऑन इंश्योरेंस चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिए गए हैं, एनी अदर काजेज एट्रीब्यूटेड इन द इंपोर्टिंग कंट्री, यानी जो आपका आयात करता देश है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये किस में आते हैं, आपके पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आते हैं। तो ECGC क्या करता है, इन सभी को कवर करके चलता है। निर्यातकर्ता को इनके विरुद्ध एक तरह से साख या बीमा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट आपका आता है कमर्शियल रिस्क। कौन कौन सी कमर्शियल रिस्क हैं जो ECGC के अंतर्गत कवर होती हैं? आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, जो आपका आयात करता है वो दिवालिया अगर होता है तो इससे आपको ECGC क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रोटेक्ट डिफॉल्ट ऑफ द बायर, बायर अगर डिफॉल्ट है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा निर्यातकर्ता को। बायर्स फेलियर टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, अगर आयातकर्ता आपका माल खरीदने से मना कर देता है तो उसके विरुद्ध आपको क्या करेगा, एक जोखिम कवर प्रदान करेगा। ये सारे रिस्क इसमें आती हैं, आपकी कमर्शियल रिस्क के अंदर आती हैं। पहले हमने देखा पॉलिटिकल रिस्क, अब हमने देखा कमर्शियल रिस्क। तीसरा आपका है LC ओपनिंग बैंक रिस्क। इंसॉल्वेंसी ऑफ द LC ओपनिंग बैंक, उससे आप क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। फेलियर ऑफ द ओपनिंग टू मेक पेमेंट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर जो ओपनिंग बैंक है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उससे आपको क्या, निर्यातकर्ता को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नॉन पेमेंट और नॉन एक्सेप्टेंस ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन द LC, किसी भी टाइप की अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो रही है, चाहे वो पेमेंट में हो रही हो या एक्सेप्टेंस में हो रही हो, उससे क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो 3 तरीके की रिस्क को ये कवर करता है, कमर्शियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और बैंकर्स की जो रिस्क होती है उसके। अब कौन सी ऐसी रिस्क है जो ये कवर नहीं करता? रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू कमर्शियल और इक्वलिटी डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट के कारण आपस में कुछ चीज़ें हो रही है तो उसको ये क्या करेगा, कवर नहीं करता। या क्वालिटी के लिए आपने, निर्यातकर्ता ने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बेचने का वादा किया लेकिन माल जो है वो उससे लो क्वालिटी का है, ठीक है, तो इस इश्यू को ये हैंडल नहीं कर पाएगा, उससे आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से ये तो क्या है, गलत चीज़ हो गई ना आपकी, एक तो व्यापारिक समझौते का उल्लंघन हो गया। इंसॉल्वेंसी और डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर और ऑफ द कलेक्टिंग बैंक्स, यानी कि जो आपका एक्सपोर्टर का कोई एजेंट है वो दिवालिया हो गया, इसकी रिस्क को कवर नहीं कर। आपने माल भेजा किसी एजेंट के थ्रू, अब वो एजेंट दिवालिया हो गया, उसको कवर नहीं करता। ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में रिलेशन कवर करता है। लॉस और डैमेज टू द गुड्स विच कैन बी कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जो आपकी गुड्स है जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लॉस या डैमेज हो गया जो कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, वो उसको कवर नहीं करेगा। वो कौन कवर करेगा, जनरल इंश्योरेंस होता है उसके लिए। तो आप माल भेज रहे हैं, उसको एक्सीडेंट हो गया, पोत में आप भेज रहे हैं, विमान में भेज रहे हैं, तो जो ये जनरल इंश्योरेंस की जो चीज़ें होती है सामान्य बीमा के अंदर जो आती है तो वो तो उसमें कवर हो जाती हैं। ये तो क्या करता है, एक्सपोर्ट से संबंधित जो है उसको कवर करता है। तो उन चीज़ों को ये कवर नहीं करेगा जो जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा जिसको कवर कर लेता है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, अब जो देश है उन्होंने आजकल सभी ने अपनी मुद्राएं स्वतंत्र छोड़ रखी हैं और जो विनिमय दर का निर्धारण है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। तो जो ये फ्लक्चुएशन आ रही है इसको ये कवर नहीं करता है।
हाँ, अगर कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिसमें एक फिक्स रेट पे पहले ही फाइनल कर लिया जाता है तो उसको ये कवर करेगा। लेकिन अगर आपने स्वतंत्र छोड़ रखा है और उस टाइम बाउंड के लिए फाइनल कर रखा है कि उस टाइम पे इसका पेमेंट किया जाएगा, तो उस टाइम जो रेट होगी उसी पे आपको पेमेंट मिलता है। आप ईसीजीसी के थ्रू उस रेट को क्लेम नहीं कर सकते जो फ्लक्चुएशन के कारण आपको हानि या लाभ हो रहा है, उसको नहीं आप क्लेम कर पाएंगे। फेलियर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एक्सपोर्टर है उसका अगर फेलियर हो जाता है किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट में, कि इन शर्तों के तहत इतने इतने टाइम में इतनी इतनी क्वालिटी बेचेगा, अब वो उसमें फेल हो गया और फिर वो लेट डिले हो जाता है या लेट हो जाता है और फिर पेमेंट का क्लेम करेगा, तो इसी जिससे उसको कवर नहीं कर पाएगा। यानी फेलियर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इसको कवर नहीं करेगा। तो ये रिस्क हैं कुछ जिनको ईसीजीसी कवर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की पॉलिसीज़ क्या है, यानी ये कौन कौन सी एक तरह से जो आपकी अलग अलग प्रकार की पॉलिसी उपलब्ध करवाता है। मुख्य रूप से तो इसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो 3 होती हैं, इन्हीं की फिर सब कैटेगरीज आगे आ जाती हैं। पहला आपका है इसकी पॉलिसी जो है वो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर, यानी कि जो निर्यात से संबंधित हैं आपकी, वो आपको क्या करेगा, उसकी पॉलिसीज़ उपलब्ध करवाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर। फिर आता है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स, यानी एक तो एक्सपोर्टर के लिए पॉलिसीज़, एक बैंक के लिए, और कुछ हैं इसकी स्पेशल पॉलिसीज़। 3 तरह की ये पॉलिसी उपलब्ध करवाता है मुख्य रूप से। अब जैसे एक तरह से स्टैंडर्ड पॉलिसी हो गई इसकी, जैसे माल का लदान वगैरह, जो पोत पर लदान से पहले जोखिम होती है, संविदा की कोई जोखिम है, ये इस टाइप की चीज़ें। फिर आपकी जो सेवा या निर्माण कार्य की जो पॉलिसी होती हैं, सर्विस और कंस्ट्रक्शन वर्क्स की जो पॉलिसीज होती हैं वो आ जाती हैं। फिर आपकी फाइनेंशियल गारंटी की पॉलिसीज आ जाती हैं, और कुछ स्पेशल हो जाती हैं, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, आपकी मार्केट डेवलप पॉलिसी हो गई। तो ये इसकी सहायक पॉलिसियाँ हो जाती हैं। अब हम इनकी पॉलिसीज़ को डिटेल्स में देखते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को ये क्या करता है, 2 तरीके से जो सुरक्षा है वो उपलब्ध करवाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर एक जो मुख्य इंश्योरेंस जो देता है एक्सपोर्टर को वो है शिपमेंट से संबंधित हो गया आपका स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, शिपमेंट पॉलिसी, सर्विस पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, एक्सपोर्ट स्पेसिफिक बायर पॉलिसी, कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी, और आईटी एनेबल सर्विस पॉलिसी। तो शॉर्ट टर्म के रूप में आपको ये मुख्य पॉलिसीज ये उपलब्ध करवाते हैं। कौन, ईसीजीसी। मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी जिसको बोला जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कन्फर्मेशन कवर्स, यानी यहाँ वाला बैंक एक लेटर जारी करता है कि ये अमुक पेमेंट ये कर देगा, तो उसको दूसरे देश में जो बैंक होता है वहाँ पे उस चीज़ का पेमेंट हो जाता है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी एंड स्पेसिफिक सर्विस पॉलिसी। तो एक्सपोर्टर को जो ईसीजीसी है वो मुख्य शॉर्ट टर्म और मिड लॉन्ग टर्म 2 तरह की पॉलिसीज प्रोवाइड करवाता है। यहाँ अलग अलग आपको बताया गया। कई बार एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक्सपोर्टर को जो पॉलिसीज ईसीजीसी उपलब्ध करवाता है उसमें मुख्य कौन सी पॉलिसीज है। तो ये आपकी शिपमेंट वगैरह की, पैकिंग की, एक्सपोर्ट की गारंटी की, ये सारी चीज़ें इसके मुख्य रूप से इसके अंदर आती हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक्स। बैंक के लिए ये पैकिंग क्रेडिट गारंटी देता है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट गारंटी। शिपमेंट से आपका से हो गया पोत लदान, एक तरह से माल लदान किया जाता है उसको शिपमेंट बोला जाता है। पोस्ट शिपमेंट, पोर्ट पे माल लदान के बाद की गारंटी। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी, ओवरसीज लैंडिंग को शामिल करते हुए। तो ये बैंक को मुख्य सुविधाएं जो उपलब्ध करवाता है ईसीजीसी वो हैं आपकी। अब बात आती है स्पेशल स्कीम्स की। स्पेशल स्कीम ये कौन कौन सी देता है, तो ये देता है आपको एक्सपोर्टर को बायर्स क्रेडिट कवर,
लाइन्स ऑफ क्रेडिट कवर एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। तो ये 3 तरीके की स्पेशल स्कीम्स ECGC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। तो हमने देखा कि इसकी जो पॉलिसीज हैं वो किसके लिए होगी, एक्सपोर्टर के लिए, बैंक के लिए और स्पेशल स्कीम्स। एक्सपोर्टर के लिए आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं, फिर बैंक्स के लिए, और फिर स्पेशल स्कीम। स्पेशल स्कीम के अंदर आपका है बायर क्रेडिट कवर, लाइन ऑफ क्रेडिट कवर एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। अब बात करते हैं इसकी मुख्य पॉलिसियों की। तो मैंने आपको बताया कि वैसे इसके 3 हो गए, उसको सब पार्ट आगे कर दिया जाता है। हम इसकी पॉलिसीज़ को अब मेन पॉलिसीज़ की देखते हैं। वो आपकी आती है, पहली कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, दूसरी शिपमेंट पॉलिसी, कंस्ट्रक्शन वर्क पॉलिसी, सर्विस पॉलिसी एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। ये इसकी मुख्य पॉलिसियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी उपलब्धियाँ क्या रही। ECGC जो है उसका क्या वो जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी, क्या वो इसके अंदर सक्षम रहा इसको पाने के अंदर? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये सक्षम रहा है, क्योंकि हमारे निर्यात बढ़े हैं, हमें बीमे की व्यवस्था मिली है, बैंकों को दी जाने वाली गारंटियों में वृद्धि हुई है, विदेशी विनिमय दर से उतार चढ़ाव के में भी इन्होंने जोखिम उपलब्ध करवाई है, विशेष योजनाओं की सुविधाओं से जो आपके निर्यात करता है उनको सुविधाएं मिली हैं, उनकी आय बढ़ी है, पीछे के जो दावे थे उनके सेटलमेंट भी हुआ है, वसूलियाँ भी की गई हैं, क्लेम्स या रिकवरीज हुई हैं एक्सपोर्टर को, निगम की भी आय बढ़ी है, उसके प्रीमियम्स बढ़े हैं, व्यापार भी बढ़ा है, जोखिमों से सुरक्षा भी इसने उपलब्ध करवाई है। तो ये अपने उद्देश्यों को पाने में सक्षम रहा है। हालांकि इसके कार्यों की आलोचनाएं भी की जाती हैं, वो हर संस्था के अंदर विद्यमान होती हैं। जैसे इसकी मुख्य आलोचनाओं के अंदर आप लिख सकते हैं, सीमित बीमा और गारंटी सुविधा देता है, इसकी जो रेट्स हैं प्रीमियम की वो हाई हैं, विदेशी आयातकों की साख सीमा निर्धारित करने में टाइम ज़्यादा लगा देता है, जोखिम या दायित्व जो है उसकी सेटलमेंट रेट्स इसकी कम रहती हैं, क्षतिपूर्ति कम रहती है, दावों के निपटाने में कई बार अनावश्यक विलंब हो जाता है। मुख्य जो इसकी आलोचना की जाती है वो है कि जो निगम है वो विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाली हानि का बीमा नहीं करता। आपको बताया गया था कि जो ये रिस्क है जो कवर नहीं करता है, उसके अंदर एक बताया गया था जो फ्लक्चुएशन जो है रेट्स के अंदर वो ये कवर नहीं करता। ये इसकी मुख्य आलोचना है इसके कार्यों की। यानी ECGC जो है वो एक्सचेंज रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशन आते हैं उनको कवर नहीं करता है। तो ये इसकी मुख्य ड्रॉबैक्स हैं। इसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं? तो सुझाव, इसको प्रभावशाली बनाना है हमें ECGC को, तो सभी निर्यातकों को ये सुविधाएं प्रदान करे। हालांकि कुछ बड़े निर्यातकर्ताओं को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करता है। इसकी जो प्रीमियम्स रेट है जो ये चार्ज करता है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, इसकी क्षतिपूर्ति की सीमा को बढ़ाना चाहिए, जो ये मान लो रिस्क जो कवर करता है तो इसके अंदर ये क्या करता है कि 95% तक सेटलमेंट करता है, तो इसकी रेट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्यातकर्ता के साथ साथ एक क्रेता साख गारंटी की योजना भी इसको चालू करनी चाहिए ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़े, और इसको जो फ्लक्चुएशन रेट्स में आती हैं उसको ये कवर नहीं करता, उसको भी इसको कवर करके चलना चाहिए। और जो दावों के निपटान में जो डिस्प्यूटेड होते हैं उनके सेटलमेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसको शीघ्रता से इसको क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ये इसके मुख्य सुझाव थे। ये आपका ECGC का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।